आप लोगों से वार्तालाप करूंगा और साथ में एक एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। आज हमने एक नए टॉपिक की शुरुआत भी करनी है और वो शुरुआत का नाम है आरूढ़ लगन। अभी तक आपने जन्म पत्रिका के लगन को समझा। अब हम समझेंगे कि आरूढ़ लगन क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आखिर इसकी जरूरत क्या है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप ऐसा समझे कि आप एस्ट्रोलॉजी के नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। अब आपको यहाँ पर बेसिक से ऊपर उठ करके कुछ ऐसे फार्मूले आपको पता लगेंगे जो आपको आपके प्रश्नों का आंसर तो देंगे ही देंगे, साथ में आपको एक नया आयाम और एक बड़ी सोच दोनों पैदा करेंगे। यानी कि आपके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों का आंसर साथ में एक बड़ी सोच का एक आयाम आपको प्रदान करेंगे और आपको समझ आएगा कि ज्योतिष कितना महान विषय है और कितना गहरा विषय है और ये धरातल पर सरसरी निगाह से देखा जाने वाला विषय नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कुंडली देखते समय सावधानी बरतें, बड़े सोच समझ करके ही कोई बात कहने का विचार करें। जब शुरू में हमारे क्लास में कोई जुड़ता है तो वो जल्दबाजी में होता है और वो कहता है कि मेरे बारे में बता दें किसी तरीके से, तो बहाने मार मार के पूछने की कोशिश करता है। हम उसको जानबूझ करके अवॉइड करते हैं। उस अवॉइड करने के पीछे ये है कि जो उसका राइट आंसर है वो अभी वो समझ नहीं पाएगा, वो उसका लेवल नहीं बना हुआ, और गलत आंसर देंगे तो वो पकड़ के बैठ जाएगा उस बात को कि आपने तो ये बताया था। ये दोनों ही बातें गड़बड़ी हो जाती हैं। अगर मैं क्लास की शुरुआत में आपसे आरूढ़ लगन की बात करूं तो ये आपके लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा, पर अब आप उस लेवल पर, उस मुकाम तक हैं कि इसको समझ पाएंगे। अब इससे पहले मैं कराऊं आपको, मैं आपसे कुछ प्रश्न जानना चाहता हूं। आपको कैसे जाना जाता है, किस आधार पर आप ये लोग तय करते हैं? तो जो भी दिमाग में आंसर आता है एक एक करके आप आंसर दे सकते हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिए। आप समाज में, घर परिवार में, इस संसार में किस प्रकार से जाने जाते हो? कौन कौन से फैक्टर्स हैं इनके माध्यम से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है? जी प्रदीप जी। टेक्नोक्रेट्स, ठीक है। कौशल बोलिए। पब्लिक इमेज। अपने व्यवहार से अपने कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर कितना करेजियस है किसी काम को करने का। नहीं, क्षमताएं तो कोई आदमी, अनजान आदमी कैसे देख पाएगा आपके बारे में? व्यवहार से, व्यवहार आदमी तो चलो देख लेगा कि आप कितने मेहनती हैं, कितने नहीं हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये एग्जाम्पल लेते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? हम सभी के सभी 50 लोग। गुड स्पीकर, सर हार्ड वर्कर। प्रदीप जी यहीं पर आंसर देंगे, आपको सब पता चलेगा। प्रदीप जी, यह बात आपको कैसे पता चली कि ही इज ए गुड स्पीकर? Because when we are listening, we take the words from him and try to put in our soul. How
आपने उनको सुना रेडियो के द्वारा, आपने सुना उनको टीवी के द्वारा, आपने सुना उनको यूट्यूब के द्वारा, जितने भी माध्यम आज में अवेलेबल है आपने उनको सुना। सुनने के बाद, आफ्टर सुनने के बाद हमने एनालाइज किया कि इज ए गुड स्पीकर। पॉइंट क्लियर? परंतु हमें समझना चाहिए अभी तक हम उनकी वास्तविक स्थिति तक नहीं पहुंचे। बोलने की कला संसार में बहुत सारे लोग डेवलप कर लेते हैं। सर, मोदी जी संघ से बिलोंग करते हैं, तो संघ तो डिसिप्लिन के लिए पहचाना जाता है सर। किससे बिलोंग करते हैं? संघ। अच्छा, यस। तो ये बात आपको किसने बताई संतोष जी कि वो संघ से बिलोंग करते हैं? सर, सबको पता है सर। ये कहाँ से पता चली? आप अपने बारे में बात करोगे, आपको कैसे पता लगा? सर, उनका जस्ट क्या बोलते हैं, उनका जस्ट मैंने चरित्र पढ़ा है, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है। कहाँ पढ़ा? चरित्र कहाँ पढ़ा? किस माध्यम से? पुस्तक पढ़ा है सर, पुस्तक पढ़ा है उनका। पुस्तक से पढ़ा उनका। अब ये सबके लिए समझने वाली बात है। अब इन्होंने एक नई बात बताई संतोष जी ने कि एक मीडियम और जोड़ दिया, बुक। किसी ने बुक से पढ़ा है, किसी ने न्यूज़पेपर से पढ़ा है, किसी ने गूगल से पढ़ा है, किसी ने यूट्यूब से पढ़ा है, किसी ने टीवी से पढ़ा है और किसी ने रेडियो पर सुना है। मैं जितनी मर्जी उनके बारे में बातें कर लूं, यानी कि मैं मोदी जी के बारे में जितने मर्जी क्वेश्चन आपके सामने डालूं, आप हो सकता है 10 क्वेश्चन मैं कहूं तो 10 के आंसर आप देने में सक्षम हो, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आपको किसी माध्यम से मिली है, किसी अन्य सोर्स से मिली है, किसी कम्युनिकेशंस के साधन से आपको इंफॉर्मेशन मिली है। और ये जो कम्युनिकेशंस के साधन हैं, ये जो चीजें हैं जो आपको सूचनाएं प्रदान करती हैं, यही चीजें किसी को बड़ा बनाती हैं या छोटा बनाती हैं। आपके और मेरे बारे में लोग क्यों नहीं जानते? इन हिंदुस्तान लेवल की बात करूंगा, क्योंकि हम मोदी जी से कंपेयर कर रहे हैं। एक बड़ा मैं स्मार्ट आंसर की रिक्वायरमेंट चाहता हूं कि भाई मुझे एक स्मार्ट आंसर दो। आपके और मेरे बारे में हिंदुस्तान में लोग क्यों नहीं जानते कि मैं किससे जुड़ा हूं, मेरे शौक क्या है, मैं एक अच्छा बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं, या मेरा कैलिबर क्या है, मेरे बारे में लोग क्यों नहीं जानते? कन्फाइंड एरिया है हम लोग का, कन्फाइंड एरिया है। ये हम लोग बहुत छोटे एरिया में बिलोंग करते हैं, तो छोटे एरिया के वाले लोग हमें जानते हैं, उससे आगे हम लोग। प्रदीप जी, अगर आपके अपने एरिया को बढ़ाना हो तो आप क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन एंड अपना स्किल को उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा जिस लेवल पर जो अपने स्टेट का है या नेशन का है। नहीं प्रदीप जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आपने स्किल बहुत अच्छी है, मैं मान के चलता हूँ कि आप आज जहां पर भी हैं आप अपने अच्छे कैलिबर पे हैं, आप बड़े स्किलफुल हैं, पर फिर भी आप स्वयं कह रहे हैं कि आप एक बड़े कन्फाइंड एरिया में हैं, एक कन्फाइंड एरिया में, इसलिए गुड़गांव में बैठा हुआ व्यक्ति आपके बारे में नहीं जान रहा है। तो मैंने उल्टा प्रश्न किया है कि आप चाहें कि भाई मेरे को गुड़गांव का आदमी भी जाने, तो आप क्या करना होगा? कार्य क्षेत्र अपनी सोशल नेटवर्किंग बढ़ा के फॉलोवर्स इंक्रीज करने होंगे। रवि जी ने बिल्कुल सही दिया, क्योंकि वो एनडीटीवी में है, तो उन्होंने बिल्कुल आंसर सही दे दिया। देखिए, हमें अखबार हमारे बारे में नहीं लिखता, टीवी हमारे बारे में नहीं दिखाता। टीवी और अखबार ये उस आदमी के बारे में अक्सर बातें करते हैं जिनका एक स्टेटस होता है। Who will decide the status? स्टेटस को आखिर डिसाइड कौन करता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, पॉपुलैरिटी काफी हद तक ठीक है। अब मैं बड़े ध्यानपूर्वक बातें आपने समझनी है। Who will decide the status? इमेज, वेरी नाइस। कि आपकी इमेज, पर इमेज किसके बीच में? पब्लिक के बीच में सर। अखबार वाले को कैसे पता चलेगा कि ये बंदा, भाई मैं एक गांव में जाता है एक अखबार वाला, एक पत्रकार, हमारे
यहाँ पर प्रताप जी भी पत्रकार हैं, उन्होंने पत्रकारिता की अपने टाइम में। तो एक गांव में जाते हैं, तो गांव में कोई सूचना उनको इकट्ठी करनी है और उसे लगता है कि ये सूचना मुझे इम्पोर्टेंट सूचना है तो मुझे इकट्ठी करनी है। तो हमेशा जाते ही वो गांव के सबसे ताकतवर या सबसे ज्यादा शक्तिशाली या सबसे ज्यादा ताकतवर स्टेटसफुल आदमी के बारे में वो पता करे। अक्सर वो आदमी गांव का मुखिया, सरपंच या कोई दबंग आदमी मिलेगा। दो तीन ही होगा, या तो मुखिया होगा यानी कि कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा जिसको लोग ज्यादा फॉलो करते होंगे, बड़ा बुजुर्ग होगा कोई जिसको लोग ज्यादा इंटेलिजेंट मानते होंगे, या कोई गांव का सरपंच होगा जिन्होंने लोगों ने चुना है, लोगों ने उसको चुना है, सबने मिलकर के चुना, उसको सिलेक्टिवली चुना है, चुनाव हो गया। तीसरा, वो कहता तुम चुनो या ना चुनो, मेरे पास लठ है, तो लोग उसकी भी मानेंगे। गांव देहात है भाई, अगले के पास लठ है, वो नहीं है। तीन लोगों में से एक व्यक्ति को उसको चुनना पड़ेगा कि तो ही उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। दबंग के पास होगी, मुखिया के पास होगी, या जो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन होगी। अब जो उन लोगों ने तीनों लोगों को बनाया है, दबंग को भी जनता ने बनाया है, दबंग कभी दबंग नहीं बनता, ये ध्यान रखना, जनता उसको दबंग बनाती है। हमेशा ध्यान रखना, जनता आपको दबंग बनाती है, जनता ही आपको डिक्लेयर करती है कि आप डरपोक हो। अंदर की बात कोई नहीं जानता कि अंदर से आप कैसे हो, आपकी सच्चाई कोई नहीं जानता, पब्लिक तो कभी नहीं जानती। कितने लोग संसार में ऐसे हैं जो आपको आज तक जान पाए। कई बार तो आप कहोगे मेरी वाइफ जिसके साथ मैं 40 साल से वही नहीं मुझे जान पा रही है, वही मुझे समझ नहीं पा रही है आज तक, तो बाहर वाले की बात क्या करूंगा मैं, और आम जनता की तो बात ही भूल जाओ। पॉइंट को समझना, मैं जहां पर आपको लाना चाहता हूं, मेरी एक इमेज क्रिएटेड बाय द पीपल्स, वो इमेज मुझे स्टेटस बनाएगी या बिगाड़ेगी। एक आदमी गांव में चोर नहीं है, झूठ बोलता, उसकी झूठ बोलने की आदत है, अचानक से सारी जगह फैल जाती है, अरे झूठा आदमी है। अब पत्रकार साहब गए, यार फलाना राम सिंह गांव में है यार, कैसा आदमी, अरे साहब बहुत झूठा आदमी है। उससे अगर प्रश्न पूछा जाए तेरे से कितने झूठ बोले, नहीं जी मेरे से तो नहीं मिले, पर सारा गांव बोलता है। समझिए बात, उसके पास उससे कभी व्यवहार नहीं हुआ उससे कभी व्यवहार नहीं हुआ, पर उसने गांव की इंफॉर्मेशन के आधार पर मान लिया कि वो ऐसा है। हमने मोदी जी को मान लिया एक इंफॉर्मेशन के आधार पर कि वो संघ के आदमी हैं, बीजेपी के बंदे हैं, और वो ऐसे ऐसे हैं, वो इस समय ऐसा सोच रहे हैं, उस समय वैसा सोच रहे हैं, और वो ऐसा करेंगे और वो वैसा करेंगे। ऑल परसेप्शंस क्रिएटेड बाय द मीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो कोई माध्यम, वो हमने कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, इसीलिए हम उनके बारे में ज्यादा जान रहे हैं। हम जिसके बारे में भी ज्यादा जानकारी जुटाएंगे हम उसी के बारे में ज्यादा जान जाएंगे, पर आपके और हमारे बारे में तो ज्यादा इंफॉर्मेशन ही नहीं है। विकिपीडिया हमारे बारे में नहीं लिख रहा है, गूगल हमारे बारे में नहीं लिख रहा है, 100, 200, 400, 500 आदमी हमारे बारे में नहीं लिख रहे हैं, आपका लोकल अखबार वाला आपके बारे में नहीं लिख रहा है, तो आपकी इमेज ही नहीं डेवलप हुई है, तो आपका स्टेटस कैसे माना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मेरा तात्पर्य है कि सारी ये इंफॉर्मेशन आप जुटाते हो, और इंफॉर्मेशन उसी की जुटाई जाती है जो जीवन में आम जनता के द्वारा, ध्यान से समझना, आम जनता, फर्स्ट लेवल आम जनता है। हु विल डिसाइड कि आप काबिल हो के नहीं हो, आप गुंडे हो के नहीं हो, आप बदमाश हो, आप शरीफ हो, कुछ भी हो, आप इस चीज को डिसाइड किया है आपके जानने वालों ने, इस चीज को डिसाइड किया है आपके जाति के लोगों ने, आपके धर्म के लोगों ने, आपके मजहब के लोगों ने, आपकी जाति के लोगों ने, आपके मोहल्ले के लोगों ने।
आपकी इमेज आपके मोहल्ले में पता चलती है जब वो कोई घर करता है, भाई फलाना राम कैसा, बोला जी वो तो ऐसा। वहां तो सबको पता है आपके बारे में, आप कैसे कह सकते हैं नहीं पता? बस अगली गली में 4 गली के बाद नहीं पता। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में राइज कैसा होता है इंसान, और उसका फार्मूला ज्योतिष दे रहा है। आपकी जन्म पत्रिका बता रही है वे आउट, हाउ टू बिकम अ पॉपुलर, हाउ टू बिकम अ फेमस, उसके स्टेप्स क्या है। अब कुछ लोग सहज गति से हो जाते हैं। सहज गति का मतलब उन्हें नहीं पता ज्योतिष कुंडली भाई क्या आरूढ़ लगन था और क्या था और मेरी कुंडली में कौन कहां बैठा था, उन्हें नहीं पता कुछ। हो गए सहज गति से, फिर हम जैसे लोग देख रहे हैं कि भाई ये क्यों हो गए, फिर हमने देखा ओ अच्छा आरूढ़ लगन में ये चीज आई है इसलिए ये फेमस हो गया। ये तो हो गया उनकी बात है, पर ऐसा भी तो होता है कई बार ग्रह सिचुएशन में तो ठीक बैठ जाता है पर कमजोर होता है, उसके साथ दिक्कत खड़ी हो जाती है। क्या आपको लगता है इमेज ही हराती है और इमेज ही जिताती है? विनय जी कह रहे हैं लगता है। हिंदुस्तान में फूलन देवी की क्या इमेज है? डाकू की सर थी ये फूलन देवी की, आज तो नहीं है ना, अब तो खत्म हो गई जी। मैं खत्म हुई की बात कर रहा हूँ, यूं तो डाकू की इमेज है, तो डाकू की थी सर, डाकू की इमेज थी ना, पर वो बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन थी, पार्लियामेंट में बैठती थी वो। आज जिस जगह पर कानून बनता है देश का, इमेज डाकू की रही है, इसकी इमेज डाकू की है, बिल्कुल डाकू की है। पर मैं कहता हूं वो उस जगह बैठती थी जहां पर हिंदुस्तान का भाग्य डिसाइड होता है। वो उस जगह बैठती है जहां पर कानून बनाए जाते हैं। वो उन लोगों के बीच में बैठती थी जहां मोस्ट सभ्य लोग, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते, वो वहां बैठती थी। 5 साल बैठी। Daku who decided to change her path. अब आपको समझना, आज भी आप उन्हें डाकू ही कह रहे हैं, मैं आप ही की बात बड़ी कह रहा हूं। आपने कहा उन्होंने रास्ता बदल लिया, पर आज भी तो आप डाकू के बारे में ही बात कर रहे हैं। पर डाकू को आपने जिता दिया, किसी ने भी जिता तो ग्रह के हमारे कर दिया नहीं, जीतना नहीं चाहिए था, पर जिता दिया इन लोग। यही तो मैं आने की बात कह रहा हूं कि देखिए प्लेनेट ने क्या कर दिया। अल्टीमेटली हम और आप तो मानते हैं कि ये सब प्लेनेट है, पर आम आदमी को तो नहीं समझ में आता ना। उसको अगर मैं इमेज की बात करूंगा तो मेरे पे उल्टा प्रश्न दाग देगा। वो कहेगा गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के, जुआरी, फवारी, एपी, शराबी सब पहुंच गए पार्लियामेंट में। तो आप गुरुजी किसकी बात कर रहे हो? मैं कहूंगा जी वहां अटल जी जैसे लोग बैठते थे, मैं कहूंगा वहां तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग बैठते थे, मैं कहूंगा जो न्याय के लिए लड़ने वाले, मैं कहूंगा वहां तो अंबेडकर साहब भी बोलते थे, जिन्होंने जो सही लगा उनको सही बोला। वहां तो ऐसे ऐसे लोग बैठे थे। पर वहां तो प्रॉपर्टी डीलर भी बैठे हैं, स्मगलर भी घुस गए, बहुत कुछ हो जाता है, कोई भी घुस जाता है भाई। कारण क्या है? रीजन इमेज से भी बड़ी बात स्टेटस। पब्लिक स्टेटस को देखती है। गांव में, देहात में आज भी जब 2 खिलाड़ी खड़े होते हैं इलेक्शनों में, कौन किसको हरा सकता है, बहुत सारे लोग रातों रात अपना डिसीजन बदल, अरे यार ये तो हारेगा, इसको बेशक शरीफ आदमी पर हारा पड़ा, इसको वोट ही नहीं देते। हिंदुस्तान की नीति देखी, वोट कैसे डिसाइड हो रहा है? अरे ये हार जाएगा, शरीफ आदमी है, बहुत भीड़ है भाई उसके पास, कोई वोट नहीं दे रहा, तो मैं क्यों अपना वोट खराब करूं? अरे बेवकूफ, तो उसको दे के जरूर खराब करेगा। शरीफ आदमी को वोट नहीं मिल रहा, सज्जन आदमी को वोट नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे प्रोफेसर को वोट नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? नहीं मिल रहा साहब। किसको मिल रहा है? जिसका स्टेटस है।
अरे यार 100 करोड़ रुपया खराब कर देगा ये अब इतने चुनाव में, भाई इसको नहीं हरा सकते। आप देख रहे हैं ना पैराशूट कैंडिडेट आते हैं, एक ग्रास रूटर्स होते हैं, एक पैराशूटर्स। वो ग्रास रूटर्स देखते रह जाते हैं, एक पैराशूटर्स आता है ऊपर से हेलीकॉप्टर से उतर के आपके क्षेत्र में खूब पैसा फेंकता है, तमाशा देखता है, दारू बांटता है, खूब मौज कराता है, खूब अय्याशियां कराता है, चुनाव जीत के चलता बनता है और जा करके पार्लियामेंट में बैठ जाता है। आपने किसको वोट दिया? वो तो आपका अपना आदमी भी नहीं था, आपके बीच का आदमी भी नहीं था, आपके पास तो उसकी इमेज भी नहीं थी, आपके पास केवल एक इंफॉर्मेशन थी, इसके पास पैसा बहुत है, ये दबंग बहुत है, इसको दूसरा आदमी नहीं हरा सकता। इट्स मीन आम पब्लिक तो आपकी डेस्टिनी को डिसाइड कर रही है साहब। आप अपने पर्सनल लाइफ में कितने भी अच्छे हो जाओ, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कितने भी अच्छे हो जाओ, पर पब्लिक तो डिसाइड नहीं कर पा रही ना कि आप कितने अच्छे हो। पब्लिक वो डिसाइड करती है जो पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिलती है आपके बारे में, आप कैसे हो, इस चीज के प्रति कॉन्शियस हो या ना हो, आपकी इंफॉर्मेशन कौन सी बाहर जा रही है इसके बारे में जरूर कॉन्शियस होना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग बड़े इमेज कॉन्शियस होते हैं। एक छोटी सी स्टोरी से समझाऊंगा, ये बात है 40-50 साल पुरानी बात बताता हूं मैं। बनिया परिवार में व्यापारी था बनिया, घाटा लग गया, घाटा भी इतना लग गया कि उसने अपनी रसोई तक पे कंट्रोल कर लिया लाला जी ने कि भाई अब घर में पकवान नहीं बनेंगे बड़ी अच्छे अच्छे वाले, और अब हम बिल्कुल साधारण से साधारण भोजन करेंगे। इतनी देर में क्या हुआ, कुछ समय के बाद वो उनकी कड़की इतनी बड़ी कि उन्होंने कहा अब हमें गेहूं की रोटी खानी भी बंद कर देनी चाहिए, और हम जो ज्वार बाजरा जो सस्ता और भी गेहूं की अपेक्षा वो ज्यादा सस्ता था, वो वाले अन्न पे आना चाहिए। वो आ गए साहब। पर जब लाला जी साथ में 1 किलो आटा ले आए तो सेठानी बोली भाई ऐसा है आपने तो मना किया था, फिर आप 1 किलो किसके लिए लेके आए हो? ये परिवारों में पहले एकता बहुत होती थी, कोई विरोध नहीं होता था इन चीजों का। बोले ये हमारे जो सफाई कर्मचारी जो लेडीज आती है, पहले इन लोगों को रोटियां मिलती थी, पहले ये लोग पैसा और रोटी दोनों लेके जाते थे, हर घर से 2-2 रोटी 4-4 रोटी इकट्ठा करते थे ये लोग जो सफाई कर्मचारी होते थे, क्योंकि इतना पैसा तो आम जनता के पास होता नहीं था। जैसे आजकल आप और हम मेड को दे देते हैं भाई महीने का उठा करके दे दिया, तो हर घर से रोटी जाती थी। तो वो लाला जी कहता है ये रोटी उसके लिए है, सफाई कर्मचारी लेडीज जो फीमेल है ये उसके लिए है, इसके लिए गेहूं की रोटी। तो सेठानी और बच्चे बड़े हैरान, अरे हम खाएं जो ज्वार की रोटी और काम वाली को दें आप गेहूं की रोटी, यहाँ लाले पड़े हुए हैं और आप उसके लिए लेके आए हो। सेठानी की आंखें चढ़ गई, ये कैसे हो सकता है कि वो गेहूं की रोटी खाएगी और हम जो ज्वार की खाएंगे, ये क्या चक्कर भाई? लाला जी कहता है देख ये तुझे और मुझे पता और मेरे परिवार को पता कि हम ऐसी रोटियां खा रहे हैं इस समय, पर इसे नहीं पता कि मेरे घर में घाटा लगा और तू और मैं क्या खा रहे हैं, हम अचार से खा रहे हैं या नमक से खा रहे हैं या हम प्याज फोड़ करके खा रहे हैं रोटी को। इसे पता है कि इमेज क्या है। तो उसके लाला जी के घर में स्टोरी कहती है लाला जी के घर में गेहूं की रोटी नौकरानी के लिए बनती थी और वो बेचारे दूसरे अन्न का भोजन करते थे, परंतु उस लाला जी ने बात बाहर नहीं जाने दी कि मुझे घाटा पड़ गया। कुछ दिनों के बाद वो किसी के पास पहुंचा, स्टोरी कहती है कि कुछ मुझे उधार दे दो ताकि मैं थोड़ा व्यापार बढ़ा दूं। तो उसने जाके बड़ी ऐंठ के साथ लाला जी ने मांगा पैसा, अरे तेरे पास कुछ पैसे तो दियो, थोड़ा फटाफट दे, तू मेरे को जरूरत है यार, एक वो माल फंस गया है, मैं तेरे को अभी कुछ दिन में ही दे दूंगा। आप हैरान होंगे, सामने वाले व्यक्ति ने तुरंत उसको पैसा उधार दे दिया, तुरंत उधार मिल गया उसको। वो गया और जाके उस पैसे से उसने फिर व्यापार खड़ा किया और फिर वो फिर अमीर बन गया अकॉर्डिंग टू द स्टोरी।
और वो उसका पैसा वापस जब करने जाता है तो सामने वाला कहता है, लाला जी क्या जुड़ता है, आपका पैसा तो बैंक में पड़ा था। आ जाता जब मर्जी। आपसे कौन? लाला जी से कोई तकादा करने नहीं आया, लाला जी के कोई घर पे झगड़ा करने नहीं आया, लाला जी से पूछा ही नहीं कि कितने दिन में तू वापस करेगा। अब तो लाला जी के पास पैसा था, ब्याज बट्टा बना के ऊपर करके उसने अपनी तरफ से दे दिया, उसको भी खुश, वो भी धन्यवाद दे रहा है कि इतना बड़ा सेठ मिला है कि देख कितना अच्छा ब्याज बट्टा बचा रहा, कितना ईमानदारी से मेरे को सब कुछ दे गया। इमेज की वजह से उसको पैसा मिल गया, वो मार्केट में फिर खड़ा हो गया और ये घटना सिर्फ और सिर्फ उसके परिवार के अलावा बाहर नहीं पता चला। इमेज ऑलवेज वर्क, क्योंकि ये हर घर घर में जाती है, हर घर में जाती है। मुझे याद है मैंने एक नेताजी को ये बात कही थी कि मैंने कहा, नेताजी ब्राह्मणों से सावधान, या तो इनके चक्रों में मत पड़ो और नहीं हाथ जोड़ के रखो तो ज्यादा बेटर। बोले कैसे? मैंने कहा ब्राह्मणों की अप्रोच जहां तक है ना वो तुम नहीं पहुंच पाओगे। पता नहीं कितनी जाति के लोगों से मिलते हैं, कितने जाति के लोगों से, मजहब के लोगों से उठते बैठते हैं, बड़ी फ्लेक्सिबल कौम है। अगर इमेज तुम्हारी खराब लेकर के एक एक घर में बताने लगे ना कि फलाने नेताजी तो ऐसे हैं, तो मैंने कहा तुम्हें अगली बार वोट नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। मगर ये इमेज क्रिएट करने के सेंटर हैं साक्षात, इनके साथ पंगाबाजी नहीं। उसकी आदत थी, वो ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देता था, काम करा के भगा लेता था। वो सोचता था जैसे फ्री फोकट में सब काम करके देते हैं, कहता मेरे तो एसी वाला फ्री में ठीक कर जाता है, बेचारे ने 2 साल से पैसे नहीं लिए। भाई एसी वाले की बात अलग है, ये पंडित जी महाराज का तेने 500 रुपए मार लिया, 5 लाख का नुकसान करे बगैर नहीं मानेगा यार। इसने जगह जगह सत्यनारायण कथाएं करनी है और तेरी कथा भी जरूर कहे बगैर मानेगा नहीं। छोटे आदमी का पैसा बड़ा खतरनाक होता है। अमीर आदमी का 5 करोड़ रुपए लेकर के रख लो, जो अमीर है, पर गरीब का 5,000 रखोगे ना, वो 5 लाख आदमी को जब तक आपकी कहानी नहीं समझा देगा ना, जब तक उसको चैन नहीं है। ये समझ लेना बात को। 2 लालाओं के घर में जब शादी होती है ना, वो कहते जी 1 रुपया लिया 1 रुपया दिया, चाहे वो शाम को 1 करोड़ रुपया पहुंचाया है हो, लेने वाला नहीं बोलता मेरे को 1 करोड़ मिला, देने वाला कहता मैंने दिया ही नहीं। कितना बड़ा अच्छा धंधा चलता है ना। शादी, बोला लाला जी ने कुछ लिया नहीं, लाला जी ने कुछ दिया नहीं। पॉइंट समझे? क्यों उसे व्यापारिक कौम कहा जाता है? क्योंकि वो समझते हैं लेन देन को, समझते हैं लेन देन को। इसीलिए आप ध्यान रखें अपनी इमेज के बारे में। इमेज बहुत जरूरी है। इमेज आपके घर वाले बनाते हैं, आपके मित्र बनाते हैं, आपके मोहल्ले वाले बनाते हैं, आपके सोसाइटी वाले बनाते हैं। उसके बाद आपको बनाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद बाकी काम सब लोग करते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसी इमेज आपकी डेवलप होगी, ध्यान रखना, जैसी इमेज आपकी डेवलप होगी उतना ही राइज करोगे। लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे कि इनको सीएम बनना चाहिए, पीएम बनना चाहिए। मैं कहता हूं इंटेलिजेंट तो मैं भी बहुत हूं, मैं देश चला दूंगा, मैं आपके सामने कहता हूं चला दूंगा, पर आपको यकीन नहीं है मैं चला पाऊंगा। क्यों नहीं है? अब तक किसी अखबार वाले ने ये बात नहीं लिखी कि पंडित जी देश चला सकते। अगर अखबार वाले भी मेरे बारे में लिखने लग जाए पंडित जी देश चला सकते हैं, उस दिन आप भी मानने लग जाओगे कि देश चला सकते। पॉइंट, मेरा लॉजिक समझना। ये जो इंफॉर्मेशंस हैं, ये जो आती हैं, जो बाहर आती हैं, जो कि अक्सर सत्य नहीं होती, अक्सर सत्य नहीं होती, परंतु लोग उसको मानते हैं। अब जो भुगतान करता है वो ही जानता है रियल में तो कौन कैसा है, पर पब्लिक इमेज तो दूसरी इमेज है। स्वामी रामदेव जी को पब्लिक ने बना दिया, कहा भी बहुत ही बेचारा गरीब शरीफ आदमी है, गांव का आदमी है, फ्री में योगा सिखा रहा है, बीमारियां ठीक कर रहा है, बहुत ही वाजिब बात है। लोगों ने भर भर के दान दिया, उन्होंने व्यापार खड़ा कर दिया, कोई बुरा काम नहीं किया। अब वही पब्लिक कह रही है ये तो व्यापारी है, तो लाला हो गया। अब उसको लोग स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं मान रहे। पहले तो उसके पांव भी छू रहे थे, स्पिरिचुअल व्यक्ति भी मान रहे थे उसको।
इमेज का गेम है, इट्स ऑल गेम इमेज। अब वो बीजेपी के फेवर में बोलता, लोग उसको सुनते नहीं है, कहते हैं हाँ ये तो बीजेपी का आदमी है। पॉइंट समझिए, ये सारा खेल किसने कहा भाई वो बीजेपी का आदमी है? किसने कहा कि डील हुई है? नहीं उन्हीं का आदमी है भाई। किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। लोग अंदर खाते से डील हो रही है, हम मान लेते हैं डील हो गई है। किसने कहा? सारा खेल इमेज का है, सारा खेल इमेज का है। और उस इमेज से परसेप्शंस तैयार होते हैं, और परसेप्शंस ही आपको बनाते हैं, और परसेप्शंस ही आज बिगाड़ते हैं। मैं हर ज्योतिष बनने वाले व्यक्ति को एक बात कहता हूं, ऑलवेज रिमेंबर कि तुम्हें अपनी इमेज का बड़ा ध्यान रखना है। ये तुम्हारी इमेज नहीं है, ये पूरे ज्योतिष संघ की इमेज है। और तुम जितनी अच्छी इस कार्य की इमेज बनाओगे, तुम्हें उतना ज्यादा काम मिलेगा। जितना मार्केट में गंद खिलेगा, हमारे जैसे लोग मारे जाएंगे जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लोग नहीं यकीन करेंगे हमारे ऊपर, अरे ये भी ऐसे ही होगा, ले लेगा 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, बात ही नहीं करेगा फिर। पॉइंट समझिए आप। इकोसिस्टम अगर एक बार गड़बड़ हो गया कि फलानी कौम चोर, फलाने व्यापारी चोर, और उसका एक इकोसिस्टम फैलता है और आम आदमी डरता है। कुछ बिल्डरों ने हवा में जमीनें बेच दी, पूरी प्रॉपर्टी मार्केट गिर गई, आज वो तरस रहे। ये सारा इमेज का, परसेप्शंस का खेल है। तो जिंदगी में आप कुछ भी काम करो, किसी भी लेवल पे काम करो, अपनी इमेज के साथ खिलवाड़ मत करो। किसी का पैसा देना है, तुरंत से पहले दो, अगर जेब में है तो। नहीं है तो कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन मस्ट। उसको स्पष्ट कहो अभी पैसा नहीं है, मैं आपको फला दिन तक या इतने दिन तक, या मुझे नहीं पता मैं कब दूंगा। स्पष्ट रहो, ताकि अगला उम्मीद छोड़ के चुपचाप बैठ जाए, पर वो आपको गालियां बकता नहीं फिरेगा। अगर आप तारीख पे तारीख दोगे तो 20 गालियां पड़ेंगी, आपकी इमेज खराब होगी। वो आपको नहीं पता कहां बता चुका होगा, आप नहीं पता लगा सकते। और दोबारा पैसा, कई लोग पैसा घुमाने का बड़ा कार्य करते हैं, हम देखते हैं। इससे लिया, उससे लिया, विनय जी से ले लिया, अश्वनी जी को दे दिया, अश्वनी जी से लिया, सुशील जी को दे दिया, मोहित को पकड़ा दिया। वो घुमाते रहते हैं पैसा, और घुमाने के बाद क्या होता है? एक दिन बड़े फंसते, बुरे उलझते, और इतना उलझते हमने फिर उनको ऐसे चक्रव्यूह में जगड़ते ही देखा। कारण, अगर उनकी इमेज साफ रहती तो उनको पैसा मिलता रहता। ये जो इमेज गेम है, जो कि कभी सत्य होता है और कभी असत्य होता है। एक बना के भेजता है आपको परमात्मा, आपकी जन्म कुंडली में आरूढ़ लगन डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? कि आप पब्लिक में कैसे जाने जाओगे, पब्लिक आपके बारे में क्या मानती है। देखिए, अभी तो मैं आपसे बात करूंगा, आप कहेंगे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकड़ा हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक पत्रकार हूं, मैं फला हूं। आप यही कहेंगे। मैं ईमानदार हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा नेचर अच्छा है, हाँ ये कमी है मेरे अंदर। आप कमी भी बताएंगे, ये बताएंगे। पब्लिक को कैसे पता चले? पब्लिक को तो नहीं पता ना आप कैसे हैं कैसे नहीं है। आपकी इमेज कैसे, आप किस नाम से जाने जाते हो। अच्छा चलो एक और दूसरे तरीके, आप बहुत ही अच्छे दिमाग के आदमी हो, बड़े आइडियलिस्टिक आइडिया हैं आपके पास, पर आपका मार्केट में स्टेटस नहीं है, आपके पास अच्छा स्टेटस नहीं है। पब्लिक तो आपके स्टेटस को देख रही है, पब्लिक आपको उस लायक मान ही नहीं रही है, क्योंकि आपके पास स्टेटस नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देते हैं, ताकि स्टेटस जो है वो वापस ना चला जाए। अब समझना ध्यान से, बड़ी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। स्टेटस बनाना आसान है और बनाए रखना बड़ा मुश्किल है।
स्टेटस बनाना बड़ा आसान है। आज ही आप 10-20 लाख रुपया मार्केट से उठा लो या बैंक से उठा लो, बड़े से बढ़िया सोफे रख लो, बढ़िया गाड़ी रख लो, बढ़िया नौकर रख लो, बढ़िया सब कुछ कर दो, एकदम टनाटन घर को बना दो। घर में जो भी कोई आएगा कहेगा अरे वाह क्या साहब की चीज, आपका स्टेटस बन गया। पर स्टेटस को मेंटेन कितने समय तक कर पाओगे, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सोसाइटी में जिस दिन स्टेटस डाउन जाएगा उस दिन मार्केट में सरवाइव करना आपका बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली में उठा करके देखे कि उसका आरूढ़ लगन का लॉर्ड कहां बैठा है। सबसे पहले तो कहीं वहां पाप ग्रह तो नहीं बैठा, कहीं आपके स्टेटस को बना के डाउन कर दे। नेवर टेक द रिस्क अबाउट द स्टेटस, यानी कि फालतू खर्चा मत करो, फालतू खर्चा मत करो। जितनी औकात है आपकी उससे ज्यादा एक कदम आगे मत बढ़ाओ। अगर पाप ग्रह पड़ा है तो ध्यान से समझना, ये मैं अभी आपको कराऊंगा कि आरूढ़ लगन निकाला कैसे जाता है। मुझे एक याद है, एक बड़े वकील साहब आते, बड़े अमीर वकील साहब, उनके पास मर्सिडीज। उन्होंने मुझे कहा गुरुजी मैंने इस मर्सिडीज को 8-9 साल चला लिया। बड़ा अमीर आदमी, और मैं उस समय गाड़ी चेंज करने का इच्छुक था। वो कहते गुरुजी आप 10-12 लाख की 15 लाख की गाड़ी नहीं लोगे, आप ऐसा करो थोड़ा सा जोर और लगा देना हल्का फुल्का और बड़े आराम से देते रहना, बैंक तो आपको पता नहीं कैसे कैसे परेशान करेगा, आप मेरी मर्सिडीज रख लो। और फिर मैं कहा नहीं, मेरे तो बस की बात ही नहीं है ये ऐसी गाड़ी को हाथ लगाना। तो कहता है ऐसा है जी, आप है ना 1-1.5 महीने चला के देखो, फिर आपको समझ में आएगा इस गाड़ी का क्या फायदा है। मैंने कहा मैं एक दिन भी नहीं रखूंगा। वो मेरे को ड्राइव पे लेकर के गया, सारे काम करे उन्होंने, और वो मेरा बड़ा भारी प्रशंसक था, मतलब ऐसा नहीं था। और उसने कहा फिर भी बीच में नहीं बात बने तो वापस दे दें, कोई बात। मुझे बेचारे ने सारे रास्ते खोल दिए। मंशा खराब नहीं थी उसकी, मंशा खराब नहीं थी, भगत टाइप आदमी था, परंतु मैंने उस चीज को नहीं टच किया। मुझे पता था जिस दिन ये स्टेटस अगर एक कदम डाउन आ गया उस दिन मार्केट वैल्यू खत्म हो जानी। आज अगर सुनील वशिष्ठ 10 लाख की गाड़ी में चलता है तो 10 लाख वाली अगर मेरी इमेज है तो वही बेटर है। लोग परसेप्शन नहीं पालेंगे, नहीं लोग कहेंगे अरे मर्सिडीज में चलने वाला ज्योतिषी है तो वही। अब मुझे ऊंचा तो बहुत समझ लेंगे पर वास्तविकता 0, बैंक में बैलेंस नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। आपकी अपनी कुंडली आपको सत्य के बारे में ज्ञान कराती है। फिर से ध्यान समझना, जो आपकी जन्म पत्रिका वो आपको सत्य बता रही है, जो आप हो वो बता रही है, वो आपके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। पर आपका आरूढ़ लगन आपको बता रहा है जनता जो आपके बारे में सोच रही है। बहुत सारे लोगों से आप मिलके जाते होंगे, हम सभी लोग टाइम टू टाइम अन्य कई लोगों से मिलते हैं, सबकी मीटिंगें होती हैं जगह जगह। क्या आपका कभी मन नहीं करता ये चीज पता लगाने के बारे में कि ये आदमी मेरे बारे में क्या सोचता है, इसके दिमाग में मेरी क्या इमेज है? यस, आरूढ़ लगन उसी का जवाब है। आरूढ़ लगन आपको वही बातें बताएगा कि आम लोग, चाहे वो आपके रिलेटिव हैं, चाहे आपके मोहल्ले वाले हैं, चाहे आपके ऑफिस वाले हैं, वो आपको किस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, लोग कैसे एनालिसिस करते हैं। 12 पार्ट से एनालिसिस करते हैं, 12 टाइप से। नंबर 1, आप व्यवहारिक रूप से कैसे हैं। नंबर 2, आप जबान के धनी हैं कि नहीं है। नंबर 3, आप पुरुषार्थी हैं कि नहीं है। नंबर 4, आपकी जेब में पैसा कितना है एंजॉय करने के लिए, समझना, एंजॉय करने के लिए, कंफर्टेबल रहने के लिए। आपके पास जमीनें कितनी है, आपके पास जायदाद कितनी है। 5वां, पब्लिक में आप, कुछ लोग हैं आपके पीछे चलने वाले, आपको चाहने वाले, 10, 20, 30, 40, 50,
आम आदमी ऐसे देखता है कि कितने लोग आपके साथ आए, जब आप साथ जाते हो तो कहीं पर जाते हो तो आपके पीछे 2-4 लोग चलते हैं, नहीं चलते? वही डिसाइड कर रहा है स्टेटस। आपके दुश्मन कितने बड़े हैं, आपका झगड़ा किससे चल रहा है भाई? एक आदमी आकर कहे कि मुझे तो इस समय गवर्नमेंट ने तंग कर रखा है क्योंकि मेरा मुख्यमंत्री से झगड़ा चल रहा है। अब आपको बोलने की जरूरत है क्या कि आपका स्टेटस क्या है? अंडरस्टूड बात है। बंदे की फाइट सीएम से चल रही है, मुख्यमंत्री से फाइट चल रही है भाई अगले की। और गली के छुटभैया नेता के साथ फाइट नहीं चल रही अगले की, सीधा सीएम लेवल से फाइट चल रही है। स्टेटस बढ़ गया, स्टेटस बढ़ गया रातों रात उस आदमी का। दुश्मन बड़ा करिए, दुश्मन बड़े होने चाहिए। छोटे आदमियों से कभी मत लड़िए, छोटे आदमी मार देंगे। बड़ा दुश्मन बनाओगे तो जिंदगी में प्रसिद्ध हो जाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि बम बम मत फोड़ देना कहीं। कहने का मतलब तात्पर्य है, लड़ो तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो तुम्हें भी शोभायमान करे। लड़ो तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो तुम्हें भी शोभायमान करे। उस व्यक्ति से क्या लड़ना? आपने मार दिया बेचारे गार्ड के थप्पड़, आपने मार दिया चौकीदार के थप्पड़, आपने मार दिया रिक्शे तांगे वाले के साथ थप्पड़, आपने किसी गरीब आदमी को उलझा के छोड़ दिया। अरे ये तो तुम अपनी इमेज खत्म कर रहे हो, तुम जीरो हो रहे हो अपनी नजर में भी और पब्लिक की नजर में भी। लोग कहेंगे अरे पीटने के लिए तुझे गार्ड मिला था, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे गरीब आदमी पीट दिया। नेवर, कभी भी ऐसा कार्य मत कीजिए। छोटा आदमी से झगड़ोगे तुम छोटे हो जाओगे, बड़े आदमी से लड़ोगे तुम बड़े हो जाओगे। छठा भाव, पर पार्टनर हमेशा 1 इंच छोटा रखना अपने से नीचे। पार्टनर कभी बराबर का मत रखना, ये गलती मत करना। लोग यही गलती करते हैं, खुद 12वीं पास रहेंगे और बीवी लाएंगे एमए पास, फिर कहते हैं साहब देख लो हमारे सिर पे चढ़ गई। अरे भाई तू उल्टा काम तो तू खुद ही करे। पार्टनर को 1 कदम नीचे। आप व्यापार कर रहे हो, आप दुकान लगा रहे हो, आप 1 करोड़ लगाओ तो ऐसा पार्टनर ढूंढे जो 80 लाख रुपए लगाए। अपने से ऊपर का पार्टनर मत ढूंढना। ये सप्तम भाव आपको समझा रहा है, सबसे बड़ी कहानी खराब कर देगा। आपको अलग अलग एंगल से देखा जाता है। आपके पार्टनर से भी लोग पहचानते हैं आपको कि आप किसके पार्टनर हैं। आपका धंधा किसके साथ बैठ के उठ चला, आप धंधा किन लोगों के साथ मिल करके करते हो साहब? आपकी टर्नओवर कितनी है भाई? कंपनियों को कैसे लोग पहचानते हैं? आप रिलायंस की बातें करते हो, रिलायंस के अंदर क्या चल रहा है हमें क्या पता? अरे यस बैंक तो उस दिन पता चला कि लुट गया जिस दिन इंफॉर्मेशन आई, उससे पहले तो पता ही नहीं था यस बैंक के ऐसे हालात हैं। हम तो कहते बहुत अच्छी एफडी रेट दे रहा है, बहुत बढ़िया है। अंदर के हालात किसी को नहीं पता, बाहर जब आए ना। अब पॉइंट को समझने वाली बात है। आरूढ़ लगन, लोग आपको आपकी टर्नओवर से पहचानते हैं, लोग आपके स्टेटस से, लोग आपकी लग्जरियस चीजों से पहचानते हैं, लोग आपके जमीन जायदाद एसेट से आपको जानते हैं, लोग आपकी ताकत से आपको पहचानते हैं, लोग आपके खर्चा करने के कैलिबर से पहचानते हैं कि बंदा अरे यार तो खड़ा खड़ा 5000 आदमी को खाना खिला देगा, इसके पास कौन सा पैसे की। भाई किसने कहा? उस नेताजी से तो पूछ लो। आपने तो वैसे ही मान लिया 5000 आदमियों को खाना खिला देगा, क्योंकि आपने परसेप्शन बना लिया कि उसके पास 5 फैक्ट्रियां हैं तो अगले के पास इतना पैसा है। कहीं पर अखबार में आया कि फलाने के टर्नओवर इतनी है, आपने परसेप्शन बना लिया। वो जसपाल भट्टी का एक बड़ा अच्छा वो आता था सीरियल, किसी जमाने में हम छोटे होते थे, उल्टा पुल्टा पता नहीं कुछ इस तरह का आता था, मुझे एग्जैक्ट सर फ्लॉप शो। फ्लॉप शो। उसमें वो दिखाते हैं कि उसकी साली की शादी नहीं हो रही होती है, तो वो जाता है, वो बड़ा परेशान होता है, बीवी उसको तंग करे कि घर में जो है साली बैठी है और इसकी तू शादी कर किसी तरह। वो कहता है क्या करे, रिश्ता तय नहीं हो रहा। तो उसको एक आइडिया उसका चेला देता है कि ऐसा करो आप अपने घर में छापा डलवा लो, छापा डलते ही रिश्ते वाले आ जाएंगे। वो कहता अच्छा। वो जाके फोन कर देता है अपना घुमा करके विजिलेंस वालों को, भाई ऐसा ऐसा मामला है और फलाने डॉक्टर साहब के घर तो इतना पैसा उतना पैसा। वो छापा लग जाता, छापे में कुछ नहीं मिलता।
छापे में कुछ नहीं मिलता तो वो जो कर्मचारी आते हैं बड़े नाराज होते हैं, कहते हैं हमें किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, भट्टी साहब जो है आई एम वेरी सॉरी। तो जैसे जाने लगते हैं तो भट्टी साहब उनको इनाम देता है पैसे में। वो कहता है ये क्या है, कहता है बोला ये इनाम इस बात का है कि ये बात तुमको और मुझे पता है कि कुछ नहीं मिला, पर बाहर जाके मत कहना कि साला कुछ नहीं मिला। ये इस बात का पैसा दे रहा हूं मैं कि तुम्हें बाहर जाके नहीं बोलना कि कुछ नहीं मिला इस आदमी के पास, तुम्हें कहना है अभी जांच चल रही है, बहुत कुछ मिला है। तो बाहर जाके जैसे कहते हैं हमें बहुत कुछ मिला है, अब मिला तो अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें बहुत कुछ मिला है, जांच चल रही है, अभी देखते हैं, बाकी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन का विषय। तो अगले दिन कहते हैं वो लाइन लग करके, सीधे में दिखाते हैं लोग लाइन लगा करके अपना बायोडाटा लड़के वाले लेकर के खड़े हुए। क्यों? क्योंकि बोला अगले के घर छापा लगा है। सोचिए पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है आपके ऊपर, पब्लिक में आपकी इमेज कैसे बनती है। भट्टी साहब पहले हाथ जोड़ते फिर रहे थे, उनका रिश्ता कोई नहीं ले रहा था, और फिर लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। बड़े लेवल के लोग बस यही गेम तो खेलते हैं, इमेज मेकिंग गेम, और मिडिल क्लास आदमी को यही नहीं आता, और लोअर तो सोच नहीं पाता। मिडिल क्लास को ये आता नहीं, लोअर सोच पाता नहीं, और बड़े लोग यही गेम खेलते हैं। इसीलिए मीडिया बहुत पावरफुल मानी जाती है। वो इमेज खराब भी कर देती है, इमेज बना भी देती है, वो बनाती भी है, वो बिगाड़ती भी है। हर चीज के बारे में आपके सामने उदाहरण है राहुल गांधी जी का। अरे कोई उसका इंटरव्यू थोड़ी लेके आया है आप और हम, जो हम उसको कह देते हैं भाई ये तो बेचारा समझदार नहीं है। हमें तो इंफॉर्मेशन दी किसने? मीडिया ने दी इंफॉर्मेशन, उसका नाम भी समझा दिया किसी ने। अरे भाई राजा का परिवार से खून के अंदर उसके सियासत बसी पड़ी है, आपने मान लिया? हाँ जी मान लिया, क्योंकि पूरी दुनिया ही ऐसे चलती है। आपने मान लिया ट्रंप को, यार ट्रंप तो ऐसा आदमी है। अरे भाई इंफॉर्मेशन आ रही है ऐसा है, इसलिए हमेशा इमेज का ध्यान रखें। इसीलिए आरूढ़ लगन जो है वो आपकी मिरर इमेज है, और मिरर इमेज का एक और अब उदाहरण समझो। अंगूठी के अंदर हम नगीने को ऐसे लगाते हैं, माउंटेड कर देते हैं, ऊपर की तरफ उठा देते हैं अंगूठी ताकि दूसरे को दिखाई दे। आरूढ़ बस इसी तरह का है, कुंडली में को उल्टा के पलट करके देखते हैं कि भाई इसको अगर ऊपर उठा के देखते हैं तो कैसा लगता है। कप को बारे में क्या मैं सोचूं? अब मैंने देखा कोई मुझे कहता है बताइए कप की लंबाई क्या है, तो हर आदमी कैसे करेगा? बिल्कुल सामने लेके आएगा, ना तो नीचे से लंबाई नापेगा ना ऐसे करके नापेगा, हमेशा अपने सामने लाएगा। फिर एक हाँ हाँ ये यार हाँ 5 इंच का है ये लंबा। भाई नीचे से नहीं दिख रहा था क्या तुझे? सामने लेके आएगा ना, ऊपर लेके आएगा ना। बस यही टेक्निक आरूढ़ लगन है, यही टेक्निक आरूढ़। आपने सामने लेके आ गए, अंगूठी नहीं दिखाई दे रही है, भाई नगीना देखो अब दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल माउंटेड कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया। उसी से आप पहचाने जाओगे। अब आइए टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर आते हैं कुछ हम। मैं मुजबानी बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप आरूढ़ लगन निकालें। सबसे पहले अपनी अपनी कुंडलियां अपने सामने रख लीजिए, और जिसकी नहीं है वो अपने बेटा बेटी पत्नी जिसकी भी हो वो रख ले। पहला स्टेप आपने ये देखना है लगन का लॉर्ड कहां पर गया, लगन का लॉर्ड कहां पर गया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मानो कि लगन का स्वामी पंचम भाव में बैठा है। लगन का स्वामी 5वें में बैठा है। आपने नहीं, आपने तो समझाने के लिए, आपने तो अपनी कुंडली बनानी है, ध्यान रखना। आपने और कोई नहीं बनाना, आपने अपनी अपनी कुंडली बनानी है बस।
और ये पॉइंट आउट करना है आपने कि आपका लगन का लॉर्ड कहां बैठा है, कितने भाव आगे बैठा हुआ है। अब लगन का लॉर्ड 5 नंबर पे बैठा है तो आप 5 ही पॉइंट आगे गिन लो। किसी का लगन का लॉर्ड तीसरे में बैठा है तो वो 3 पॉइंट आगे गिनेगा। किसी का लगन का लॉर्ड चौथे में बैठा है तो 4 पॉइंट आगे गिनेगा। किसी का लगन का लॉर्ड 8वें में बैठा है तो 8वें से अपने आगे 8 गिनेगा। किसी का 9वें में बैठा है तो अपने से 9वां गिनेगा। तो इस प्रकार से गिनिए। अगर लगन का लॉर्ड दशम में बैठा है तो दशम से लेकर के आगे 10 तक गिनेगा, जैसे आपने भवात भवाम न्याय सूत्र में किया था। इसीलिए मैंने भवात भवाम न्याय सूत्र पर बड़ा जोर लगाया ताकि आपको आरूढ़ लगन आ जाए। सर अगर लग्नाधिपति योग हो, लग्न का लॉर्ड लग्न में बैठा हो, फिर क्या रहेगा? नितिन जी आ रहा हूं, पहले बाकियों को समझने दो। आऊंगा। मेरा 7वें में बैठा है तो 7वें का 1 नंबर पे आ गया। 1 नंबर पे आ गया, ठीक बात है। अभी अच्छा चलिए, अभी सिर्फ इतना बताना है जैसे प्रदीप जी ने बता दिया। नितिन जी आपका कहाँ बैठा है लगन का लॉर्ड? सर मेरा 11th हाउस में। तो आपने अपने से 11वां गिनना है। कहाँ हाँ, से? तो 11वें से 11वां तो नवम आ गया। नवम भाव आ गया। अभी बस आप म्यूट कर लीजिए, मारेक से पूछूंगा। कविता आपका कहाँ बैठा है? सर मेरा लगन में ही बैठा है। बहुत बढ़िया, तो आपने कभी कहीं हिलना नहीं, लगन पे ही रही। अभी मोहित जी गुरुजी। कहाँ बैठा है लगन का लॉर्ड? गुरुजी जैसे मेरा मेष है तो मेरा सूर्य होगा ना? मंगल होगा। बावले तू फंसाएगा मुझे। सॉरी गुरुजी मेरा 3 में है। हाँ तो आप 5वें में देखना है। 3 से आगे 3 गिनोगे तो 5वां। मंगला साहब आपका कहाँ बैठा है लगन का लॉर्ड? गुरुजी मेरा तो लग्नाधिपति हो गया ना, अभी बताया मैंने, लगन के अंदर ही बैठा है। अरे मैं नितिन जी को कर गया, देखो बताया नहीं आपने। चलो कोई बात नहीं। विनय जी आपका कहाँ बैठा है? सर हम तो खड्डे में गिर गए हैं सर। कहाँ पर? लगन का लॉर्ड कहाँ है? अष्टम। आप 8वें से गिनिए, उससे आगे 8वां यानी तीसरे में। जी सर। अब जो तीसरा है बना है तो तीसरे को लगन कुंडली बना लीजिए, तीसरे को लगन मान लीजिए। आप बना लिया मैंने। बना लिया, बहुत बढ़िया। अश्वनी जी आपका लगन का लॉर्ड कहाँ है? मेरा सर लगन में है जी? लगन में ही है। नहीं समझा नहीं, आपकी आवाज नहीं आई। क्या बोले? लगन लगन में ही है। अच्छा लगन में ही है, ठीक है। हाँ। रविंदर जी आपका? सर मेरा 10th हाउस में है। 10th हाउस में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा 10th से 10th 7th हाउस में आ गया। 7th में आ गया, बहुत बढ़िया। और अनिल जी? सर 10th में है तो 7th में आ गया, 10th से 10th। ठीक है ठीक है। चलिए, यानी कि बाकी लोगों को ये चीज पता चल गई, आपने अपने लगन के लॉर्ड से आगे कैसे चलना है। अब कुछ लोगों का अब नियम समझ लीजिए। जिनका लगन का लॉर्ड लगन में है या किसी तरीके से आरूढ़ लगन जिनका सप्तम बन रहा है, सप्तम उनका बनेगा जिनका लगन का लॉर्ड दशम है। पर लगन को और सप्तम को कभी आरूढ़ लगन नहीं बनाया जाएगा। लगन को और सप्तम को कभी आरूढ़ लगन नहीं बनाया जाएगा। मेरा 4th में तब भी 7th बनेगा गुरुजी। क्या हो गया? अगर 4th हाउस में तो भी 7वें हाउस बनेगा। हाँ तो 7वां माना नहीं जाएगा ना। ठीक है जी, ठीक है। अब मान लीजिए जिनका लगन का लॉर्ड दशम में बैठा है, जैसे अनिल तिवारी जी ने कहा कि उनका लगन का लॉर्ड दशम में बैठा है। एक और है जिन्होंने बताया कि लगन का लॉर्ड दशम में बैठा। अब वो दशम से जब दशम गिनते हैं तो सप्तम आ जाता है और हम कहते हैं भाई सप्तम नहीं मान रहे हम, तो हम फिर सप्तम से फिर दशम गिन लेते हैं, तो फिर चौथा आ जाएगा। और जिनका लगन का लॉर्ड लगन में है वो दशम में मान ले।
आज प्रताप जी ने भी आरूढ़ लगन के विषय में शायद ग्रुप में भेजा था। नहीं सर, विनय जी ने भेजा। हाँ, विनय जी ने, सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, एक ही परिवार के लोग हैं आप लोग, कोई बात नहीं। सर हम 44-45 लोग एक ही परिवार के हैं सर। अरे वाह जी वाह। ये आपने विनय जी ने भेजा है और मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा। अरे बाप रे, बहुत भेज रखा है इसका नवाज ग्रुप में, मैंने ही नहीं देखा। आरूढ़ लगन कोर्स, अच्छा ये तो मंगला साहब लिख रहे हैं। अगर सर लग्नेश 4th में हो तो हम उससे आगे 7th को नहीं मानेंगे। जी तो फिर दोबारा से 4 गिन ले तो 10th हाँ, मान फिर लेंगे। 10 पे पहुंच जाएगा। ठीक। गुरुजी जिनका 7th में हो तो वो तो वापस फिर 7 ही आगे जाएं तो लगन में ही आ जाता है। हाँ जी। फिर वो 10वें में माने। 10वें में। ठीक है सर। तो उनका परमानेंट 4 हो गया। गुरुजी मैंने भेज दिया उसको दोबारा से, तो सबसे पहला मैसेज, सबसे लास्ट मैसेज। ओ अच्छा, इसमें है क्या? मैंने तो पढ़ा ही नहीं फिर ये। Aruढ़ in the Lagna itself 10th house, from that should be treated as a Aruढ़ Lagan. If the Aruढ़ Lagan is in the 7th house, the 4th house is the 10th house. और 10 वही चीज है। अच्छा, ये लिख रहा है आरूढ़ लगन is in the Lagna itself, the 10th house, from that should be treated at। वही लगन का लॉर्ड अगर लगन में तो 10th को मानेंगे, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। और इफ द आरूढ़ लगन इज इन द 7th तो 4th हाउस को मानेंगे। हाँ वो तो ठीक है, वही चीज हम बता रहे हैं। एक और थ्योरी है विनय जी, एक थ्योरी और है इसकी जी। हाँ, वो भी अलग है, तो मुझे लगा कहीं वो थ्योरी तो नहीं भेज रखी आपके पास। चलो वो बताएंगे। चलिए अब आपको समझ में आ गया। सर एक क्वेश्चन जी। सर, अगर किसी का 4th हाउस में होता है तो हम 4 से काउंट करके 7 पे आते हैं, और हम 7 मानते नहीं तो हम वापस 4 पे चले जाएंगे। 10th पे जाओगे ना, आगे 4 और चला लो। जैसे उर्मी जी उदाहरण क्या था, लगन का लॉर्ड 10th में बैठा था तो उन्होंने 10 तक गिना, 10 तक गिना तो 7वें तक हो गया, तो 7वें को नहीं मानते। हमने फिर 10 गिना। अच्छा ठीक। क्योंकि हमने उतने ही कदम आगे जाना है जितना लगन का लॉर्ड आगे है। ओके ठीक है। 10th से हम 10th गए तो हमने 7th से भी 10th जाना है। ऐसा नहीं कि हम 4 जाकर के 10th पे आ जाएंगे, नहीं, वो 7 ही जाना है। अगर लगन का लॉर्ड 4th में है तो 4th का लॉर्ड 7th में आया तो हमने 7वें को नहीं माना, तो 4 ही कदम और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। तो हम 10th पे आएंगे। इतना इसी में है ये, बाकियों में तो वैसे ही चलेगा। तो आप जो भी आरूढ़ लगन आया उसको AL कर लीजिए, आरूढ़ लगन हिंदी में लिख लीजिए जैसे मर्जी, और उसकी कुंडली बना लीजिए, उसको 1st हाउस में रखिए। उस राशि को, जो आरूढ़ लगन जो राशि आ रही, जो भाव आपका आ रहा है, उसको 1st हाउस में रखिए आप। सर तो अगर किसी का 3rd में वो स्टार है मरकरी, तो वो अब 5th में माना जाएगा। यस, तो पंचम में जो राशि आ रही है ना, उसको आप लगन बना लो। अच्छा, कुंडली ऐसे घुमा दो आप। ठीक है। मरकरी वही रहेगा। सर जैसे सर गीता बोल रही हूँ सर, जैसे मेरा लगन लॉर्ड 7th में है, 7 से फिर 7 काउंट कर रहा तो लगन नहीं आ गया। 10th मैंने कहा ना, 10th में आ जाओ। ओके सर, सीधा 10th हाउस। बस ज्यादा मुझे लग रहा है घुमाने से तो दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब ये, इसका साथ ठीक है इसका साथ ये कि लगन ही पे आ जाओ। गोल बिल्कुल मत घूमो, वो तो मैंने समझाने के लिए समझाया था बस। जैसे मर्जी रट्टा मार लो कि लगन का लॉर्ड लगन में फंस रहा है तो 10th पे आ जाओ, 7th फंस रहा है, 7वां भाव अगर बन रहा है तो 4th पे आ जाओ, सीधी बात। अब जो ये कुंडली बनी है,
अभी तक आपने जो भवात भवाम न्याय सूत्र सीखा है उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होगा। और पहले उस इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपने ये समझना है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। अगर आरूढ़ लगन के लगन पर पाप ग्रह बैठे हैं तो आपकी इमेज को डेंट मारते हैं। आरूढ़ लगन का लॉर्ड, अब मैं सारी बात आरूढ़ लगन की कर रहा हूं, जो आपने नई कुंडली तैयार करी अपनी, ये जो नई कुंडली है ये आपकी इमेज है मार्केट के अंदर। अगर किसी को पता करनी है कि मेरी बेटा मेरी बटन जला दे प्लीज सभी म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। इसमें ग्रहों का प्लेसमेंट पुराने हिसाब भाव के हिसाब से होगा या राशि के हिसाब से? प्रताप जी, जैसी आपकी कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में था ना वो कब रहेगा, कुछ नहीं हिलाना आपने, सिर्फ उस भाव को उठा करके लगन बना देना है जहां आरूढ़ लगन आता है। अच्छा सर, इसमें जो आप पाप ग्रह बता रहे हो वो कुंडली के अनुसार के पाप ग्रह देखे जाएंगे या जो कॉमन पाप और पुण्य होते हैं? गुरु जी फिर से बताइए, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चलिए हम कोई कुंडली लेते हैं, जब जाके बात बनेगी। कुंडली से बताइए तो अच्छा रहेगा। हाँ नहीं, वही कर रहे हैं। गुरुजी क्यों ना आप हमें टाइम दे दो, हम खुद पढ़ते हैं, फिर आप कल क्वेश्चन पूछ लो पहले। भाई मैं एग्जाम थोड़ी ले रहा हूँ, तो टेंशन में मत आ। सर मेरे को टेंशन ही हो गई है। मैं कोई एग्जाम नहीं ले रहा, मैं टेंशन में मत आ। एक मिनट, कोई मैं कुंडली ढूंढ लूं। सर मुझे तो फिर से डाउट हो गया। कोई बात नहीं, होने दो, चिंता मत करो। सर 7 को मैं लग्न में मानूं कि 7 में जो यूरेनस है उसको लगन में मानूं? एक मिनट, पहले आप एक बार एग्जाम्पल देख लो, बाद में। ठीक है, थैंक यू। ये शाहरुख खान की कुंडली है। अब हमने इसको आरूढ़ लगन की कुंडली बनानी है, तो कैसे बनानी है पहले आप समझ लीजिए। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? सिंह लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी सूर्य तीसरे भाव में नीच राशि में बैठा हुआ है। लगन का लॉर्ड, और हमेशा ध्यान रखना, लगन का लॉर्ड जिसका नीच राशि में होता है वो रियल में आइडियलिस्टिक आदमी नहीं होता, आइडियल पर्सन नहीं होता, परंतु हम तो जानते हैं वही इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा जो हमें इंफॉर्मेशन शाहरुख के बारे में मिली है। तो उसका पता लगाएंगे हम आरूढ़ लगन से। आरूढ़ लगन क्या कैसे देखेंगे? लगन का लॉर्ड जहां बैठा है उसने ही कदम आगे हम बढ़ेंगे। लगन का लॉर्ड अगर अपने से तीसरा गया है तो 3 नंबर से गिनना शुरू करो, तो 5वां हाउस आएगा। 1 2 3, अगर हमने यहाँ गिना है तो उसको 3 कदम और आगे गिनो तीसरे भाव से, 1 2 3, तो 5वां भाव आएगा। 5वें भाव में आप देखिए धनु राशि फॉल कर रही है। अगर सिंह लगन की कुंडली बनती है तो आरूढ़ लगन, लगन का लॉर्ड अगर तीसरे में है तो आरूढ़ लगन धनु राशि से तैयार होगा। अब इस धनु राशि को फर्स्ट हाउस बना लीजिए। जहां आप लगन लिखते हैं फर्स्ट हाउस में धनु 9 नंबर लिखिए और उससे कुंडली बना लीजिए। फिर शाहरुख खान की कुंडली में जो ग्रह जहां बैठा है, जो भी ग्रह जहां बैठा है उसको उसके अनुसार लिखते चले जाइए। सर 1 मिनट, एक क्वेश्चन था जी। आपने अभी हमें ये लिखवाया था कि लगन का लॉर्ड जिस घर में बैठा हो, जैसे मेरा 10th में है तो 10th से 10th हमने पहले काउंट किया तो 7th, फिर दोबारा 10th काउंट किया तो फिर वो 4th आया। जी, आप 4th को आप लगन बना लो। हाँ, अभी आपने शाहरुख खान जी की कुंडली में आपने वो एक ही राउंड घुमाया, दूसरा नहीं घुमाया। इसकी कुंडली में, ये शाहरुख खान की कुंडली में सिंह लगन से तीसरे घर में बैठा है। राउंड लगाना जरूरी थोड़ी है, वो तो हम पहले में आरूढ़, पहले को और 7वें को आरूढ़ लगन मानते नहीं है ना, और आपका बाय डिफॉल्ट फंस गया 7वें में और उसको हम मानते नहीं है। रूल समझो आप, लगन का मतलब पहले भाव को आरूढ़ लगन नहीं बना सकते, 7वें भाव को आप आरूढ़ लगन नहीं बना सकते।
और बाय डिफॉल्ट बाय मतलब बिना मतलब वो आपका दसम का लॉर्ड दसम में जाएगा तो सप्तम आ रहा है, तो सप्तम को तो मानते नहीं क्योंकि रूल है। तो फिर उतना ही कदम 10 आगे और बढ़िए तो चौथा आ जाएगा। ठीक है, ये रूल जैसे लगन का लॉर्ड चौथे में आया किसी का तो वो फिर 4 कदम आगे तो फिर 7वां, तो रूल कहता है 7वें को नहीं बना सकते, तो फिर वो 4 कदम आगे चलेगा जी, तो फिर वो 10वां माना जाएगा जी, उसका जिसका लगन का लॉर्ड चौथे में। ठीक है सर, ठीक। तो आप चौथे भाव फर्स्ट हाउस बना लीजिए। कौन सा लगन है आपका? मेरा वृश्चिक लगन है। अगर वृश्चिक लगन है तो 8 9 10 11 8 9 10 11 तो कुंभ लगन का आरूढ़ लगन बनेगा। हाँ जी, अब कुंभ लगन बना लीजिए आप, और जो ग्रह जहां जिस राशि में बैठे हैं उसको वहीं के वहीं लिख दीजिए। ठीक है सर। आरूढ़ लगन कुंडली तैयार हो गई। आज के बाद आपको पता चल जाएगा जनता ने मेरे साथ जो ट्रीटमेंट किया है या जनता में वो इस कारण ट्रीटमेंट है क्योंकि मेरी इमेज अच्छी या बुरी जो भी गई है वो किस कारण गई है, तो मुझे किस ग्रह का इलाज करना है जिससे मेरी इमेज बच जाए, मेरी जो अच्छी है और अच्छी हो जाए, जो बुरी है वो खत्म हो जाए, तो ही हमारा स्टेटस बनेगा, तो ही हमारी इमेज बनेगी जी। तो सर ये मेरे क्वेश्चन, हाँ प्रदीप जी बताइए। मेरी मेष राशि की नहीं पहले आप बताइए आपका लगन कौन सा है? शनि 11 नंबर लगन 11 है। कुंभ लगन है ना? तो शनि कहाँ बैठा है आपका? 7 में अपने 7वें पे सप्तम में बैठा है। बड़े काम की बात है। अब जो 7वें का बैठा हुआ है उसको कौन सा मानना है? हाँ तो फर्स्ट हाउस आ गया। फर्स्ट आपको चौथे को मान लेना है, उसको फोर्थ को गिन लिया आपका, वो पहला भी तो नहीं माना जाएगा ना, तो ये रूल है। तो आप ये याद रख लो, आप फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में जैसे रविंदर जी का लगन का लॉर्ड दसम में आया था, वो घूम के फिर सप्तम में आ गया। सप्तम हम मानते नहीं, आपका लगन स्टार्टिंग में ही है ना लगन। लगन आपका सप्तम भाव में शनि बैठा है, हाँ, यानी लगन का लॉर्ड। अब सप्तम से हम फिर 7 गिनेंगे तो फिर लगन आ गया, एक आ गया। और अगर लगन का लॉर्ड लगन में आएगा तो सॉरी दसम बनेगा, आरूढ़ लगन दसम बन जाएगा फिर। तो आपका जो 10th हाउस है, 10th हाउस बनेगा, मैं बताता हूं आपको, 5 6 7 8। आप वृश्चिक लगन से आरूढ़ लगन बनाइए। वृश्चिक लगन से, हाँ जी। तो वृश्चिक लगन को 1 नंबर में लिखना है बस। जहां पे 1 नंबर लिखते हैं ना आप, वहां पे 8 लिख लीजिए, फिर 8 9 10 11 12 ऐसे पूरी कुंडली बना दीजिए। अच्छा, तो जहां हमारे जो 12 नंबर में थे वो 12 में बिठा दें सारे ग्रह। बस जैसे आपके 12वें मीन राशि में 4 ग्रह बैठे थे आपके, आपने कहा, तो जहां पे नंबर 12 लिखा हुआ है वहीं पे चारों ग्रह को वहीं 12 पे बिठा दो। ओके, अब तक ओके। ग्रह नहीं बदलने आपने, जो ग्रह जिस राशि में है वो वहीं बिठा दो। ठीक है सर, तो इसका मतलब if I was a Gemini, now I am a Libra. ऐसे आरूढ़ लगन, उर्मी जी आरूढ़, हाँ, आरूढ़ लगन में फिर 7th हाउस में लिब्रा। जैसे आप जेमिनी हैं और मरकरी आपका 4th में है। हाँ, 3rd में है। कहाँ है? 3rd में। 3rd में, हाँ सॉरी। तो आप 5th पे आएंगे, तो 5th बना 3 4 5 6 7, तो तुला लिब्रा। लिब्रा। तो लिब्रा को नंबर 1 मान लो, उससे कुंडली तैयार कर लो। ठीक है, थैंक यू सर मैं सुमिता बोल रही हूँ। हाँ सुमिता जी। मेरी कन्या लगन में और मेरे 10वें घर में है बुध, तो मैंने जब गिना है तो अब 4 वाले हाउस में मुझे अपना मतलब वो 6 नंबर लिखना है। 1 मिनट, आपका कन्या लगन है ना सुमिता जी? हाँ जी। 1 मिनट, 6 7 8 9, आप नंबर 9 से बनाइए आरूढ़ लगन। तो मतलब जो पहला हाउस है उसमें 9 नंबर लिखना है ना मुझे, जो फर्स्ट लगन। यस। और जो ग्रह है वो एज इट इज उतार लेना है, जो जिस राशि में बैठा है वो वैसा का वैसा। और किसी ने पूछना हो तो पूछिए। सर नेहा बोल रही हूँ। हाँ नेहा जी बताइए। सर मेरा कन्या का लगन है। कन्या लगन है
और 9th हाउस में उसका स्वामी बैठे हैं। नहीं, एक मिनट, आपका बुध कहाँ बैठा है? बुध ग्रह कहाँ बैठा है? कौन से 9th हाउस में। बस जहाँ 9th में बैठा है तो आपने 9th को पहला मान करके आगे 9 गिनना है, यानी पंचम को गिनना। पंचम का मतलब 6, 7, 8, 9, 10। आप मकर लगन से आरूढ़ लगन बनाइए, यानी मकर लगन में 2 रूल हमें और गुरुजी। सर अगर मिथुन लगन की कुंडली है, हाँ बोलो, तो उसमें 5वें भाव में बैठा हुआ है बुध, तो उससे आगे 5 गिनो तो 9वें को बना लो। हाँ 9वें को मैंने बना लिया, तो वहाँ 11 नंबर आ रहा, तो 11 नंबर वहाँ लिख के आगे ऐसे बना दूंगा। हाँ बना लीजिए। ठीक है। गुरुजी मेरा सिंह लगन है और जो है वो चौथे घर में बैठा है। हाँ हाँ, चौथे से, क्योंकि फिर चौथा गिनेंगे तो 7वां बन जाएगा। 10वें पे आ जाओ। मैं 10वें पर आ गया, वहां से 2 नंबर है। हाँ बिल्कुल 2 नंबर बनेगा सिंह लगन वालों के लिए। वृषभ बनेगा। हाँ वृष का लगन मान लो। ठीक है ठीक है। सर रवि बोल रहा हूँ। हाँ रवि बताइए। सर वृश्चिक लगन है और लगन लॉर्ड वहीं पे है, तो 10th हाउस को पकड़ लें फिर लगन के लिए। हाँ 10th को पकड़ लो रवि जी। ठीक है ठीक है। गुरु जी एक बार गणना सिखा दीजिए, वृश्चिक लगन मेरा बता तो दिया, कैसे आया मुझे समझ नहीं। इसमें कुछ भी नहीं है प्रदीप जी, आपका हुआ क्या कि लगन का लॉर्ड 7वें में आ गया। हाँ मतलब आपका शनि है लॉर्ड, लगन का स्वामी शनि है, इतना क्लियर आ गया। वो 7वें में बैठा है, तो नियम था कि जितना आगे जाएगा उतना का उतना उसको आगे गिनना पड़ेगा। ठीक है। तो हम 7वें भाव से जब 7वां गिनते तो वापिस आप लगन पे पहुंच जाते हो। हाँ सर। अब लगन का रूल ये है कि कोई लगन बनता है अगर आड़ू लगन, तो उसको 10th मान लो। 10वें को आड़ू लगन बनाना, लगन को नहीं बनाना आपने। उसके बाद 7 गिने, कुछ नहीं गिनना, मान लेना कि 10वां है। अच्छा ठीक है। ठीक है ना जी, ऐसे है आपका, तो 10वां आपका ऑटोमेटिक हो गया। नहीं तो आपने 8वां बताया ना, वृश्चिक बताया ना मुझे आपने। मैं वही तो कह रहा हूँ, 8, 9, 10, 11। तो अगर कुंभ लगन में 10वां भाव में वहां पर वृश्चिक आएगा ना। आप अपनी कुंडली के 10वें भाव को देखो, 10वां भाव को आपने आरूढ़ लगन बनाना है कुंडली के, वहां देखो नंबर 8 लिखा है कि नहीं 10वें भाव में। 8 लिखा है ना, बस ये आरूढ़ लगन हो गया। अब इस 8 को पहला 1 नंबर बना लो बस अपना। ओके थैंक यू सर। एक चीज तो लगदेश अगर पहले भाव में है तो भी 10वां भाव होगा, और 7वें भाव में है तो भी 10वां भाव होगा। नहीं जरूरी नहीं है, वो चौथा भी हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो आया कहां से घूम के। गुरुजी राहुल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राहुल जी। अच्छा ये ग्रह भी चेंज हो जाएंगे राशि के हिसाब से, या ग्रह वहीं बैठे रहेंगे? ग्रह तो जो जिस राशि में है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, और युग के यूं बदल लिख देने बस। सिर्फ आपने लगन को चेंज करना है और किसी को चेंज नहीं करना, बस नंबर बदलना है बस। तो मतलब ग्रहों के भाव को वही रखना, उसी भाव में ग्रह को बिठाना? नहीं, मैंने कहा सिर्फ राशि, जहां पे ग्रह जिस राशि में बैठा है उसको वैसा का वैसा रहने दो बस, और अपनी गिनती आगे चालू रखो। और जैसे शाहरुख खान की कुंडली में पहले लगन का लॉर्ड 3रे में बैठा था, अब वो पहले उसको कह रहे थे हम सिंह लगन का व्यक्ति है, अब हम कहेंगे ये धनु लगन का व्यक्ति है बस। जब आरूढ़ लगन की बात करेंगे तो हम कहेंगे शाहरुख खान का आरूढ़ लगन धनु राशि का। लेकिन और लगन में शुक्र बैठा हुआ है। अब समझिए शाहरुख खान इतना फेमस क्यों हुआ, चॉकलेट हीरो क्यों बना, रोमांटिक हीरो क्यों बना, क्योंकि लगन पर शुक्र ग्रह बैठा है। सबसे ज्यादा जो शुभ ग्रह माना जाता है वो लगन पे बैठ गया। और गुरु जैसा ग्रह उसको देख रहा है। तो मतलब कि सर जो ग्रह है, और जब हम राशि चेंज करते हैं तो वो ग्रह उसी नंबर के साथ ही दोबारा से लगाने हैं। जो 9 के साथ वीनस बैठा और 9 लगन में चला गया, तो वीनस को 9 के साथ लगन में बिठाना है। यस 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 बिल्कुल, आप राइट समझे। ठीक है सर। मेरा 8 नंबर आ जाता है पहला घर। आप वृश्चिक लगन के हैं क्या विनय जी, पहले बताइए। नहीं मैं कन्या लगन का हूँ, 8वें में मेरा लगन ही चला गया है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता, कन्या लगन के हैं तो बुध कहाँ है ये बताइए यार। 8वें में कन्या लगन में,
तो वहां से 8 गिनिए, तो तीसरे भाव में नंबर 8 आएगा, तो आप वृश्चिक लगन आपका तैयार हो जाएगा। अब आरूढ़ लगन ठीक बनाया मैंने। हाँ, वृश्चिक लगन, ठीक है। गुरुजी, हाँ जी, अगर मकर लगन की कुंडली है, 4th हाउस में उसका लॉर्ड है, हाँ, तो वो सीधा 10th में जाएगा। 10th में जाएगा कि कैसे जाएगा? लगन का लॉर्ड चौथे में गया, जब हम 4 गिनेंगे तो फिर 7वां आ जाएगा, 7वां फिर माना नहीं जाएगा, नहीं माना जाएगा, फिर 4 आगे जाएंगे तो 10वां आएगा। तो वही होगा 10th। मकर लगन का ये अगर हम करेंगे, मकर लगन या तो 5, 6, 7, तो तुला लगन की बनेगी, तुला लगन। थैंक यू। नंबर 7 से। ठीक है, आज मित्रों यहीं तक चलते हैं, मेरे ख्याल से काफी मशक्कत हो गई। लगन लॉर्ड 1st हाउस में है तो 10th हाउस बनेगा आरूढ़। क्या कहा आपने? लगन का लॉर्ड कहाँ है? 1st हाउस में है। 1st हाउस में, हाँ, दसम बन जाएगा। और 7th हाउस में है तो भी दसम बनेगा, वो देखा जाएगा। नहीं, अगर लगन लॉर्ड 7th हाउस में है, हाँ, फिर भी दसम है। ठीक है, ठीक कह रहे हैं। 1st हाउस, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं कि 1st हाउस 1st में है तो भी दसम, 1st हाउस 7th में है तो भी दसम, ठीक कह रहे हैं। गुरुजी, तुला राशि हुई ना, मतलब तुला राशि को लगन कुंडली बना लो और फिर 7, 8 पैसे उस हिसाब से आगे चलाते रहो। ठीक है, मेरी को ये हो गई। कोई बात नहीं, अभी 1-2 दिन में लगाऊंगा आरूढ़ लगन पे, चिंता ना। सर इसमें जो आरूढ़ लगन में लग्नावती बनता है उसका क्या? रविंदर जी, मंगल, वहाँ पे मंगल और लग्नाधिपति अगर योग बन जाए तो उस बंदे को सारे लोग, बाहर के लोग इगोइस्टिक मानते हैं, यार ये बड़ा इगोइस्टिक आदमी है। पापी बैठे तो प्लस होते हैं। अभी बोलेंगे ना सर। हाँ, तो वही फार्मूला तो वैसा है, तो होते क्या है गुरुजी, अब जैसे इनका आरूढ़ लगन निकाला है, बाकी लोग म्यूट कर दीजिए प्लीज, कोई झगड़ा तो नहीं कर रहा है? ये कौन बोल रहा है पीछे से? गुरुजी, ये आरूढ़ लगन शाहरुख खान का जो निकाला है, तो अब जैसे 9 नंबर सेंटर में आ गया, मतलब जो लगन में आ गया, तो उसमें वीनस है, फिर अगेन 10 नंबर में मून आएगा, ऐसे करते जाएंगे। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। तो 2nd हाउस में उसके मून आ जाएगा जी, 11th में फिर तो उसका 3रे हाउस में शनि आ जाएगा, वो भी सौग्रही हो जाएगा, ऐसे होगा। और 3rd और 4th खाली है, फिर अगेन 6ठे में उसका राहु चला जाएगा, जी, 7 में गुरु आ जाएगा, 11वें में सूर्य चला जाएगा। तो जो सूर्य हमें बड़ा बेकार सा लग रहा था वो लाभ स्थान में चला गया, ठीक है ना जी। 12वें में उसका बुध, मंगल और केतु चले जाएंगे, ये इस तरीके से एकदम सिंपल है। जैसे गुरुजी, कुंडली छोटी सी कंफ्यूजन। हाँ बताइए मंजीत जी। मैंने जैसा आपने बताया कि जहाँ पर भी वो आएगा उसको हम लगन मान लेंगे, ठीक है। तो मेरा दसम में आया तो मैंने दसम को लगन मान लिया, ठीक है। वृष राशि को मान लिया। हाँ, वृष को सिंह राशि गुरुजी। सिंह राशि नहीं, वृष को दसम आएगा ना, उसको हाँ, दसम में मेरा आरूढ़ लगन जो वो वृष बन जाएगा, वृषभ। हाँ बिल्कुल। तो लगन वही रहेगा। मैंने क्या किया, मैंने जहां पे मेरा 5 लिखा था वहां मैंने 2 लिख दिया, ऐसा नहीं करना। नहीं करना, आप ऐसे भी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, पर जहां 2 लिख दिया लगन पे तो अगले भाव में 3 लिख दो, उससे अगले में 4, ऐसे लगा दो। तो बट फिर वो जो वो है जिस घर में, उस घर में जो ऐसा है, आपकी कुंडली पहले यूं थी, अब उठा के यूं पलट दो, बस चेंज नहीं करना। जो 10वां था उसको पहले की जगह उठा के लगा दो, अगर ऐसे। हाँ अच्छा, ठीक है गुरुजी, ठीक है, समझ गया। थैंक यू गुरुजी। जो लगन में पाप ग्रह बैठेंगे भैया, वो खराब करते हैं आपकी इमेज को। लग्नेश का लॉर्ड अगर पाप ग्रहों में फंसा होगा तो व्यक्ति अपनी इमेज नहीं बना सकता, इमेज के ऊपर डंटा होता है। 2nd हाउस से धन देखा जाता है, 3रे से वही पराक्रम, वही तरीके से चलता है। बस 7म भाव में ध्यान रखना, 7म भाव में आपके विरोधी बैठते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, और 12वें में वो लोग होते हैं जो आपको राइज होते हुए नहीं देख सकते। गुरुजी, अगर आरूढ़ लगन से कोई भी ग्रह ना बैठा हो लगन में तो कोई दिक्कत नहीं, लगन का लॉर्ड देखो। अब तो ये कंसेप्ट ही खत्म हो गया कि लगन पे कोई बैठेगा नहीं। जो 12वें बैठते हैं उनका क्या होता है?
वो आपको उस समय तक राइज होता हुआ नहीं देख सकते। मान लीजिए किसी का पिताजी 12वें में बैठा है और वो चाह रहा है कि मेरा बेटा एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, वो बेटा बार बार लेता है और इलेक्शन हार जाता है, बाप इसी चक्कर में है, तो बाप जब तक जिंदा है वो एमएलए नहीं बनेगा। और ये बात किसी को बताना नहीं है वैसे, कहीं कोई बाप कोई कर देना काम, ये नेता लोग वैसे ही हो जाते हैं। सर सेवेंथ में ऐसे गहरे सूत्र नहीं बताने किसी को हैं। सर सेवेंथ में विरोधी बैठेंगे। विरोधी का मतलब वो होगा सचिन जो आपके कार्यों में बाधा डाले। जो ग्रह वहां बैठेगा ना वो आपके रास्ते की रुकावट है, तो आपको फिर रेमेडी करते समय बड़ा ध्यान रखना है उसका। तो सर सेवंथ में मंगल तो ऐसा तो नहीं कहीं आप उसको पावर दे रहे हैं, तो आप अपने विरोधियों को बड़ा पावर दे रहे हैं एक तरह से। सर सेवंथ में मंगल है तो इसका मतलब मंगल तो भाई हुआ। हाँ जी, मंगल भाई हो गया, या मंगल जो ग्रह है जब जब आपकी दशा में अंतर दशा में आएगा रविंद्र जी आपको परेशान करेगा। सर लेकिन जिसके 4th हाउस में लगन लॉर्ड जाएगा तो वो तो हमेशा 7th हाउस में चला जाएगा लगन लॉर्ड आरूढ़ कुंडली। हाँ जी प्रताप। तो लगन फिर अपने लिए कैसे विरोधी हो सकता है, कैसे रुकावट डाल? वो लगन बचा नहीं ना, खूब वैल्यू करा जाए हमारे। लगन का मतलब सत्य है, वो तो सत्य है नहीं ना। जो आप अंदर से हो वो बात पब्लिक नहीं समझना चाह रही। पब्लिक वो समझना चाह रही है जिसको मीडिया बता रहा है, पब्लिक बता रही है जिसके बारे में, वो दूर की जनता तो वो समझना चाह रही है आपके बारे में। आपको अंदर से कितने धार्मिक है या अधार्मिक है वो थोड़ी पता है। हम केजरीवाल को बेचारे को ऐसी गालियां देते रहते, क्या पता बेचारा बहुत धार्मिक आदमी हो, बहुत अंदर से हिंदूवादी आदमी हो, किसी को पता थोड़ी है। अब मीडिया ने खबर दे दी कि भाई वो तो मुस्लिम का फेवर का करता है, तो ये तो कोई पता थोड़ी है किसी का। या कोई आदमी कहता है जी मैं मुस्लिम विरोधी हूं, पर हो सकता है वो मुस्लिम का विरोध ना करता हो, अंदर से उसका पता थोड़ी है किसी का। परंतु लोगों ने उसके मामले में परसेप्शन बना लिया। आप पॉइंट को समझिए, इस संसार में कोई भी इंसान खराब नहीं है, इस संसार में कोई भी आदमी बुरा नहीं है, सिर्फ अच्छाई और बुराई उसकी इमेज से आती है। हेलो नॉन गुरु जी, रावण क्या था और क्या नहीं था, रावण की एक इमेज क्रिएट खड़ी हो गई, उसको एक राक्षस राजा बना दिया। अगर उसके ग्रंथों को पढ़ेंगे तो अद्भुत हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू।